की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10 से 12 मिनट में पूरे ई-वे बिल को रिवाइज करेंगे डिटेल में काफी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लिप को आप बार बार सुनोगे। हम लोग बात करते हैं जीएसटी में ई-वे बिल की कहानी। सेक्शन नंबर 68 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को हम लोग रूल नंबर 138 एंड 138 बी ऑफ सीजीएसटी रूल के साथ रीड करेंगे। अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का गुड्स कोई भी अपने कन्वेंस में कैरी करता है तो उस कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज को प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट एंड डिवाइस रखना पड़ेगा। उसी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट को ई-वे बिल कह के पुकारा गया है। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने रोका गाड़ी को कहीं पर यानी कि इंटरसेप्ट किया तो उसको शो करना पड़ेगा उस ई-वे बिल को। अगर नहीं शो किया तो सेक्शन 129 के हिसाब से लायबल फॉर सीजर होगा और सेक्शन 122 के हिसाब से 10,000 और साउथ टू बी इवेडेड व्हिचएवर इज हायर का पेनाल्टी लग जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं ये जो 50,000 की लिमिट है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी और किन किन केस में ई-वे बिल जनरेट करना होता है। रजिस्टर्ड पर्सन या ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है अगर गुड्स का सप्लाई किया या फिर अदरवाइज ट्रांसफर किया या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई लिया। 50,000 से ज्यादा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसमें हर एक प्रकार के जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और जो भी सेस होगा यानी कि जो भी जीएसटी के नाम पर टैक्स है उसको ऐड करेंगे। सेक्शन 15 की वैल्यू में सारे प्रकार के जीएसटी को ऐड कर देंगे और जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे। अगर 50,000 से ज्यादा ये कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आता है तो उस सिचुएशन में लायबल हो जाएंगे ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। अगर 50,000 से कम की वैल्यू आता है तो ऑप्शनल है ई-वे बिल जनरेट करने का। अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर की प्लेस पर ट्रांसफर हो रहा है 50 किलोमीटर के अंदर ही तो उस सिचुएशन में भी ई-वे बिल जनरेट करना ऑप्शन होता है। क्या कोई केस ऐसा होता है जहां पर ₹1 की वैल्यू भी ट्रांसपोर्ट करोगे तो ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? जी हां, ऐसा 2 केस होता है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई किया जाता है प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के बीच इंटर स्टेट सप्लाई किया जाता है तो ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का तो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के अलावा बाकी केस में जो लिमिट होती है ई-वे बिल जनरेट करने का वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताता है। एक सर्कुलर ने 2018 में बोला कि ई-वे बिल इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि वैल्यू ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है। उसके बाद एक रूल आता है सेक्शन रूल नंबर 138, उसमें एक क्लॉज है 14D करके, वो बोलता है कि ई-वे बिल इशू करना एग्जेम्प्टेड होता है अगर एक ही स्टेट के अंतर्गत स्पेशल इकोनॉमिक जोन से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया या डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ई-वे बिल जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ केस को छोड़कर सारे केस में जो भी आपका कन्वेंस होगा उसके मूवमेंट होने से पहले ई-वे बिल 01 पार्ट ए डाला जाएगा ई-वे बिल के पोर्टल पर, प्लस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालोगे तो यूनिक नंबर जनरेट होगा। वो यूनिक नंबर सप्लायर, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर को मिलेगा। अब जो भी बंदा रजिस्टर्ड पर्सन या रिसिपिएंट होगा वो उस यूनिक नंबर के बेसिस पर ई-वे बिल का पार्ट बी डालेगा तो ई-वे बिल वैलिडेट किया माना जाता है। ठीक है, लेकिन कोई कौन से केस में आपका प्रायर मूवमेंट ई-वे बिल डालना पड़ेगा? अगर आपका कन्वेंस ओन है या फिर रेंट का है। लेकिन अगर पब्लिक कन्वेंस है यानी कि पब्लिक एयर, रेलवे या वेसल के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो आफ्टर मूवमेंट भी पार्ट बी वैलिडेट किया जा सकता है। ई-वे बिल 01 का पार्ट बी वैलिडेट किया जा सकता है। रेल से अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो बिना ई-वे बिल दिखाए हुए आपका गुड्स आपको नहीं मिलेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर सप्लायर, रिसिपिएंट ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर लायबल होगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया तो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रिसिपिएंट है उसको तभी लायबल माना जाएगा जब मूवमेंट के वक्त उसको नोन था कि हमारे पास सामान आ रहा है। कन्वेंस शिफ्ट पर क्या ई-वे बिल अपडेट करना पड़ेगा? अगर 50 किलोमीटर के अंतर्गत विदिन स्टेट या यूनियन टेरिटरी ले जा रहे हो तो ई-वे बिल अपडेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 50 किलोमीटर का बियॉन्ड है, एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस पर सामान को शिफ्ट किया तो ई-वे बिल अपडेट करना पड़ेगा। अगर एक कन्वेंस में मल्टीपल कंसाइनमेंट जा रहा है तो क्या होगा? अगर 50,000 से ज्यादा मल्टीपल कंसाइनमेंट की वैल्यू है तो ई-वे बिल 02 में कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। किस केस में सप्लायर, रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर वाला ऑप्शन नहीं है?
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी के केस में यह ऑप्शन नहीं है कि तीनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी को खुद ही जनरेट करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल कैसे जनरेट करेगा? अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जनरेट कर सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या GSTR1 में ई वे बिल डिटेल रिफ्लेक्ट करेगा? जी हां, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करता है तो जाहिर सी बात है कि GSTR1 में रिफ्लेक्ट करेगा। अब ई वे बिल पार्ट ए या पार्ट बी के बाद क्या कैंसिल कर सकते हैं? जी हां, 24 घंटे के अंदर में पार्ट ए डालने के बाद कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पार्ट बी के बाद वैलिडेट होने के बाद कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि 24 घंटे के अंदर में पार्ट ए डालने के बाद कैंसिल किया जा सकता है। अब जो डालेगा क्या वही कैंसिल या रिजेक्ट कर सकता है? जो डालेगा उसके अलावा दूसरा पार्टी विद इन 72 आवर्स रिजेक्ट कर सकता है। जैसे सप्लायर ने डाला तो रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर रिजेक्ट कर सकता है पार्ट ए को। अगर रिसिपिएंट ने डाला तो सप्लायर और ट्रांसपोर्टर रिजेक्ट कर सकता है पार्ट ए को। अब पार्ट बी जैसे ही डाला वहां से वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी के बाद ई वे बिल का रिलेवेंट डेट तक वैलिडिटी होती है। रिलेवेंट डेट तक अगर सामान नहीं पहुंचा तो विद इन 8 आवर्स, एक्सपायरी टाइम के विद इन 8 आवर्स आप पोर्टल पर जाकर कमिश्नर से एक्सटेंशन ले सकते हो। क्या होता है, कितना दिन मिलता है, किलोमीटर के हिसाब से डिसाइड होता है। जनरली बाय डिफॉल्ट हर 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ पर 1 डे मिलता है। यानी कि अगर 250 किलोमीटर है तो पहले 100 पर 1 दिन, अगले 100 पर 2 दिन और 50 को भी पूरा का पूरा 1 दिन मिलेगा, यानी कि 3 डेज की वैलिडिटी रहेगी। लेकिन ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल शिप जिसका मिनिमम 1 लेग बाई शिप होना चाहिए, वहां पर 100 किलोमीटर की जगह पर 20 किलोमीटर होता है। ईच डे मिडनाइट के बाद अदर डे कहलाता है। क्या पार्ट बी में डायरेक्ट वैलिडिटी पीरियड को बढ़वाया जा सकता है? एक्सेप्शनल केस में या फिर ट्रांसशिपमेंट के मामले में वैलिडिटी को डायरेक्ट पार्ट बी अपडेट करके बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर 30 मिनट से ज्यादा आपकी गाड़ी यानी कि कन्वेंस को रोकता है तो वो खुद ही ई वे बिल 04 से आपका टाइम लिमिट बढ़ा देगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जैसे कि रांची से अगर जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या रांची से पटना ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यहां पर ई वे बिल जनरेट करने का क्राइटेरिया क्या है? मान लीजिए कि रांची का ट्रांसपोर्टर राम है और पटना का श्याम है, तो पार्ट ए में यहां पर क्या होगा? पार्ट ए जनरेट करेगा कंसाइनर जिसको राम वैलिडेट करेगा, यानी कि रांची का ट्रांसपोर्टर। अब पटना का ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? पार्ट बी तो राम ने कर दिया, पटना का ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को केवल अपडेट करेगा अपने कन्वेंस का डिटेल को। ठीक है, ये सर्कुलर 2018 में आया था, उसने कहा। अब हम लोग कुछ कहानी और बात करते हैं, ई वे बिल 01 का डिटेल अध्ययन करते हैं। पार्ट ए में क्या रहेगा? पार्ट ए में सप्लायर और रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर रहेगा और प्लेस का डिटेल रहेगा, डिस्पैच एंड डिलीवरी का प्लेस पिन कोड के साथ। उसके बाद डॉक्यूमेंट का डेट नंबर रहेगा। डॉक्यूमेंट में इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रूल नंबर 55 का चालान या बिल ऑफ एंट्री अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो वो सारी चीजें रहेंगी। पार्ट बी में क्या रहेगा? पार्ट बी में मुख्य तौर पे व्हीकल नंबर रहता है और ट्रांसपोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। लेकिन अगर डिफेंस वाली गाड़ी है तो केवल व्हीकल नंबर से काम चल जाता है। उसके अलावा पार्ट ए पार्ट बी में रीजन फॉर ट्रांसपोर्ट बताना पड़ेगा और HSN कोड रहेगा। HSN कोड 1.5 करोड़ तक एक भी डिजिट का नहीं बोला और 1.5 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ तक मिनिमम 2 डिजिट का होना चाहिए। 5 करोड़ से ऊपर मिनिमम 4 डिजिट का होना चाहिए। नोटिफिकेशन 78/2020 बोलता है कि अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट का HSN कोड रहेगा, लेकिन 5 करोड़ से बियॉन्ड 6 डिजिट का आपका HSN कोड रहेगा। यानी कि आपके 78/2020 नोटिफिकेशन से 4 डिजिट तक 5 करोड़ तक 4 डिजिट का आपका HSN कोड रहेगा और 5 करोड़ से ऊपर 6 डिजिट का HSN कोड रहेगा। ये सारी कहानी हम लोगों ने जानी। अब यहां पर बात करते हैं कि पर्सन इंचार्ज को क्या कैरी करना पड़ेगा कन्वेंस में? अपना इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या रूल नंबर 55 चालान या बिल ऑफ एंट्री का कॉपी। इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है तो पहले कॉमन पोर्टल पर जाकर अपलोड करना पड़ेगा और इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो कि 30 डेज के लिए वैलिड होता है। उसके अलावा ई वे बिल का फिजिकल कॉपी रखना पड़ेगा या फिर ई वे बिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखोगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस भी साथ में रखना पड़ेगा। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर के इंटरसेप्ट करने की पूरी कहानी, प्रॉपर ऑफिसर जब गाड़ी को रोकेगा तो वो आपका विद इन 24 आवर्स ई वे बिल 03 का पार्ट ए में समरी रिपोर्ट डालेगा कॉमन पोर्टल पर। जी हां, ई वे बिल 03 का पार्ट ए का प्रॉपर ऑफिसर समरी
रिपोर्ट डालेगा आपकी गाड़ी को रोकने के बाद कॉमन पोर्टल पर। उसके बाद इंस्पेक्शन डेज के 3 डेज के अंदर में, जिसको कमिश्नर फर्दर 3 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो कॉमन पोर्टल पर इंटरसेप्ट करने के 3 दिनों के अंदर में, जिसको कमिश्नर 3 दिन और बढ़ा सकता है। समरी रिपोर्ट के बाद ई-वे बिल 03 के पार्ट बी में फाइनल रिपोर्ट डालेगा। अब ये जो 24 घंटे के अंदर में पार्ट ए डाला ई-वे बिल 03 का, और 3 दिनों के अंदर में पार्ट बी में फाइनल रिपोर्ट डाला ई-वे बिल 03 का, जो भी है वो कहां से काउंट होगा, तो वो सेम ई-वे बिल की तरह मिडनाइट से काउंट होगा। एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में प्रॉपर ऑफिसर बार बार इंटरसेप्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन मिला है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि आप ई-वे बिल के बिना कैरी कर रहे हो, तो आपका सेक्शन 129 के हिसाब से गुड्स लायबल फॉर डिटेन और सीजर होगा, गुड्स एंड कन्वेंस, और 122 के हिसाब से 10,000 या साउथ टू बी इवेडेड विचएवर इज हायर की पेनाल्टी लग जाएगी। कुछ केसेस में ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर एनेक्सर में स्पेसिफाइड गुड्स जैसे कि लाइव एनिमल वगैरह सब है, या फिर नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस है जैसे कि बैलगाड़ी, हाथ रिक्शा वगैरह सब। अगर पोर्ट, एयरपोर्ट या एयर कार्गो या लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या फिर इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से वापस पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो या लैंड कस्टम स्टेशन पे वापस ला रहे हो, या फिर कस्टम सुपरविजन या सील के तहत ट्रांसफर हो रहा है, या एक कस्टम स्टेशन या पोर्ट से दूसरे पर जा रहा है, तो ये कस्टम के मामलों में भी जरूरी नहीं है ई-वे बिल जनरेट करना। एनेक्सर में दिया गया है तभी भी जनरेट करना जरूरी नहीं है। और नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस है जैसे कि बैलगाड़ी, साइकिल, हाथ रिक्शा जिसमें मोटर नहीं लगा होता है, उसमें भी जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट नोटिफाइड मामलों में भी जरूरी नहीं है ई-वे बिल जनरेट करने की। 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम क्रूड, इसमें भी ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। डिफेंस वाला कंसाइनर या कंसाइनी है तो ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एम्प्टी कंटेनर कार्गो है या रूल नंबर 55 चालान के थ्रू विद इन 20 किलोमीटर ओवर डायमेंशनल कार्गो जा रहा है तो भी ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और एलपीजी गैस का एम्प्टी सिलेंडर फिलिंग के लिए जा रहा है तो भी ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमने ई-वे बिल कंप्लीट किया डिटेल में।